भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है और उसका दमन भी उतना ही पाशविक और अभूतपूर्व था। जिन परिस्थितियों में संघर्ष छेड़ा गया था, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी राष्ट्रीय आंदोलन में अभी तक नहीं आई थीं। युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने आप को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया था और शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। सवाल उठता है कि जब स्थितियां इतनी विकट थीं और कठोर दमन लगभग निश्चित था, तब इतना बड़ा संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत क्या थी। पहली बात तो यह है कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। नेहरू और गांधी जैसे लोग भी जो इस फासिस्ट विरोधी युद्ध को किसी तरह से कमज़ोर करना नहीं चाहते थे, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि और अधिक चुप रहना स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा को जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार बनना नहीं चाहता, लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। क्रिप्स की वापसी के एक पखवाड़े बाद ही कांग्रेस कार्य समितियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था तथा भारतीय जनता का आह्वान किया गया था कि जाकर जापान का हमला हो तो अहिंसक सहयोग करें। नेहरू अगस्त तक संघर्ष के खिलाफ थे, पर वे भी अंततः सहमत हो गए। संघर्ष इसलिए भी अपरिहार्य होता जा रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव के कारण जनसाधारण में बेहद असंतोष था। बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों के द्वारा उनके संभावित इस्तेमाल से रोकने के लिए सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी। सिंचाई की नहरों को कहीं जापानी परिवहन के साधन के तौर पर इस्तेमाल न कर लें, यह सोचकर नहरों का पानी बहा दिया गया था, जिससे खेत सूखने लगे थे। मकानों और मोटर गाड़ियों को भी सेना ने कब्जे में ले लिया था। जनता खुशी खुशी युद्ध में शामिल होती तो उसे ये नहीं अखरता, लेकिन यह सब कुछ उन पर लादा जा रहा था। साथ में उसे ये भी लग रहा था कि ब्रिटेन की हार होने वाली है। दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटेन हट चुका था और असम बर्मा सीमा में आने वाली रेलगाड़ियां घायल सिपाहियों से भरी होती थीं। जब सिंगापुर और रंगून पर फांसीवादी ताकतों का कब्जा हो गया और कलकत्ता पर बम गिराए जाने लगे तो भगदड़ मच गई। मई 1942 के जून और जुलाई में 46,000 लोग जमशेदपुर से भाग गए। पूर्वी यूपी और बिहार से भागकर 50,000 लोग कानपुर पहुंचे। मलाया और बर्मा को ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से खाली किया था, उससे भी काफ़ी क्षोभ फैला था। गोरी बस्तियां खाली कर दी गईं और स्थानीय लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया। भारत के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि जापानी हमला हुआ तो अंग्रेज यहाँ भी उसी तरह का विश्वासघात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष छेड़ने की जरूरत इसलिए भी पड़ी महसूस हुई थी कि लोगों में निराशा फैल रही थी और आशंका पैदा हो गई थी कहीं जापानी हमले का जनता कोई प्रतिरोध ही ना करे। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था इतनी घट गई कि लोग बैंकों और डाकघरों से अपने रुपया निकालने लगे और अपनी बचतों को सोने चांदी और सिक्के के रूप में बदल कर रखने लगे। पूर्वी संयुक्त प्रांत यूपी और बिहार में अनाज की जमाखोरी इतनी बढ़ गई कि बिहार के राज्यपाल स्टीवर्ट ने सरकार को लिखा कि चावल की कोई कमी नहीं है, पर यह बाजार में नहीं आएगा। सरकारी अधिग्रहण से बचने के लिए व्यापारियों ने अपने जखीरों को बैंकों के पास बंधक रख दिया। पता चलता है कि उत्तर बिहार में बैंकों के पास बंधक अनाज उसका 3 गुना था, जितना कि इस मौसम में सामान्यतः रहता है। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार यूं तो गांधी जी आने वाले संघर्ष के बारे में चर्चा करते ही आ रहे थे, पर अब देर करना उन्हें गलत लगने लगा। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दे डाली कि उन्हें संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही देश कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजन कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दी थी।
अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली थी, जिसमें इस प्रस्ताव का अनुमोदन होना था। यह एक ऐतिहासिक सभा थी जो बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुई। जनता का उत्साह देखते ही बनता था। अंदर तो नेता विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे थे और बाहर जन सैलाब उमड़ रहा था। नेताओं का निर्णय जानने की उत्सुकता थी कि खुले अधिवेशन में जब भाषण होने लगे तो हजारों हजार की भीड़ होने के बावजूद सभा में पूरी शांति थी। गांधी जी का भाषण बिजली जैसा असर हुआ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, असली संघर्ष अभी शुरू नहीं हो रहा है। अपने आपके सिर्फ फैसले का इंतजार करूंगा। मैं वायसराय से मिलूंगा और कहूँगा केवल कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। इसमें 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि मैं मंत्रिमंडल वगैरह पर वायसराय से कोई समझौता नहीं करने वाला। संघर्ष संपूर्ण आज़ादी से कम किसी चीज़ पर संतुष्ट नहीं होने वाला। मैं नमक टैक्स, शराबखोरी आदि खत्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे कि आज़ादी से अब कम कुछ भी नहीं। इसके बदलाव उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, मैं आपको देता हूँ। उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं, अपनी सांस सांस द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को आज़ादी कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी के भाषण में विभिन्न वर्गों को साफ साफ निर्देश दिए गए थे। सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ दें, लेकिन नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। राजा और महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर हो जब अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल हो जाने तक इस निर्णय पर वे दृढ़ रह सकें। 7 अगस्त को गांधी जी ने अपने निर्देश कांग्रेस कार्य समिति में रखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसमें साहस हो वह सब कुछ बलिदान लगाने को तैयार रहे। उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर देना चाहिए। काश्तकारों के लिए संदेश था कि कांग्रेस मानती जमीन उनकी है जो उसे जोतता है और किसी की नहीं। जहाँ जमींदारी प्रथा में जमींदार अगर काश्तकार का साथ दे तो अपनी राजामंदी तय करके उसका हिसाब दिया जाना चाहिए, लेकिन जमींदार अगर सरकार का साथ दे तो उसे कोई कर देने की जरूरत नहीं है। आकस्मिक गिरफ्तारियों के कारण निर्देश जारी नहीं हो सके, लेकिन गांधी जी के इरादे पूर्णतः स्पष्ट थे। 9 अगस्त के तड़के ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। वस्तुतः सरकार युद्ध के समय से ये कदम उठाने की तैयारी कर रही थी। 1940 में उन्हें विस्तृत क्रांतिकारी अध्यादेश जारी कर दिया। अगस्त 1940 में वायसराय ने राज्यपालों को एक पत्र लिखा, मैं गहराई से महसूस करता हूँ कि मौजूदा हालत में यदि कांग्रेस का कोई ऐसा युद्ध की घोषणा कर देता है तो उसका एकमात्र संभव जवाब यही हो सकता है कि पूरे संगठन को कुचलने का इरादा घोषित कर दिया जाए। गांधी जी बड़ी सावधानी से, जल्दबाजी से इस जाल में फंसने से बचते आ रहे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, लगातार प्रचार, संगठनात्मक कार्यों से आंदोलन का माहौल बनाए हुए थे। लेकिन जब सरकार उन्हें और वक्त देने को राजी नहीं हुई तो उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति से अखिल भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवा दिया और गिरफ्तारी के निर्देश और सरकार के निर्देश जारी हो गए।